बताओ भाई, मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले तो आपको बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है और वहाँ पे एक विलिंगनेस का फॉर्म अपलोड होता है। विलिंगनेस का जो फॉर्म होता है ना, वो सेकंड राउंड के बाद ही अपलोड होता है। तो जब विलिंगनेस का फॉर्म अपलोड हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट भी कर दूंगा। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो आप उस फॉर्म को जाके फिलअप कर देना। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद ना आपका मॉपअप का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो भाई दूसरा सवाल ये है कि विलिंगनेस जो फॉर्म होता है वो कितना दिनों तक रहता है? विलिंगनेस का फॉर्म देखो, आप जल्दी भरना पड़ता है। विलिंगनेस का फॉर्म 1 से 2 दिन तक टिका रहेगा, उसके बाद फिर अपने आप हट जाएगा। अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है तो इस साल के लिए उनका खत्म हो जाता है। तो भाई तीसरा सवाल ये है कि और अगर हम विलिंगनेस का फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? देखो, विलिंगनेस का फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, विलिंगनेस का जब आप फॉर्म भर देते हो उसके बाद गवर्नमेंट एक लिस्ट जारी करती है, जिस लिस्ट में सभी के रोल नंबर लिखे होते हैं और कैटेगरी वाइज रोल नंबर लिखे होते हैं। तो आपको क्या करना होता है ना कि आपको अपना रोल नंबर देखना होता है कि आपका कौन सा रोल नंबर है। और अगर आपका उस लिस्ट में रोल नंबर रहता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो मॉपअप राउंड के लिए। और बहुत सारे बच्चों का रोल नंबर नहीं होता है, तो जिनका नहीं होता है ना वो एलिजिबल नहीं होते, वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हैं। तो अपना ध्यान से देखना आपको कि आपका रोल नंबर है कि नहीं। अगर उस लिस्ट में आपका रोल नंबर है तो उसके बाद आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना होता है आईएएस भवन। तो भाई आईएएस भवन में हम लोग क्या क्या लेकर जाते हैं? आईएएस भवन में सिंपली जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना, जो रिपोर्टिंग सेंटर पे लगते हैं, वही सेम डॉक्यूमेंट, उसी तरह का डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है आईएएस भवन में। तो क्या आईएएस भवन में पेरेंट्स को भी लेकर जाना पड़ता है? देखो, पेरेंट्स को लेके जाओगे तो अच्छी बात है, बट अगर आपके साथ पेरेंट्स नहीं जा सकते हैं तो उस केस में क्या कर सकते हो ना, आप क्या पार्ट ए और पार्ट बी का जो फॉर्म होता है उस पर अपने पेरेंट्स का साइन करवा के लेके जा सकते हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने आप से भी साइन कर दोगे तो वो भी चल जाता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर किस तरह का फॉर्म भराया जाता है? हाँ, वहाँ पर वही सेम फॉर्म भराया जाता है जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में यूज़ किया जाता है। जैसे कि पार्ट ए और पार्ट बी बायोमेट्रिक और चेक स्लिप फॉर्म भरवाया जाता है वहाँ पे। अच्छा, तो ये बताओ वहाँ जाकर एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से हम लोग मॉपअप राउंड का प्रोसेस करते हैं? अच्छा, मॉपअप राउंड किस तरीके से होता है? तो देखो, इसका एक सिनेरियो टाइप का आप समझ सकते हो कि सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा मॉपअप राउंड में। उसके बाद फिर क्या होता है ना कि जैसी लिस्ट आती है, लिस्ट जैसी जारी की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू कि कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं जिनका रोल नंबर उस लिस्ट पे लिखा रहता है, तो उस लिस्ट पे ना डेट लिखा होता है कि कौन से कैटेगरी के बच्चे किस दिन जाएंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है ना कि 2 दिन से ही स्टार्ट हो जाता है ऑफलाइन काउंसलिंग, बट उस पर एक ऑफिशियली डेट लिखा होता है। उस डेट के अकॉर्डिंग आपको अपने कैटेगरी के अनुसार जाना होता है। जैसे कि यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी में सारे बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कहना ये चाहते हो कि सब कैटेगरी का अलग अलग डेट आता है? हाँ, सब कैटेगरी के लिए अलग अलग डेट आता है और उसी डेट पर आपको वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करना होता है। और वहाँ पे मॉपअप राउंड में हम लोग सीट कैसे पता करते हैं कि हम लोग को ये सीट मिल चुका है? अच्छा। कैसे मिलती है? हाँ देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि मॉपअप राउंड में पहली बात यह है कि कोई काउंसलर टाइप का बंदा होता है, वो क्या करता है माइक पे रैंक वाइज अनाउंस करता है। ठीक, तो वो क्या करेगा ना कि कुछ बता देगा कि जैसे 50 से लेके 75 के रैंक के बीच में बच्चे एक लाइन बना के खड़े हो जाओ। उसके बाद क्या होगा, बच्चे लाइन बना के खड़े हो जाएंगे। उसके बाद फिर उन बच्चों को एक रूम में लेके जाया जाएगा। ठीक, उस रूम में भी उनको रैंक के हिसाब से खड़ा कर दिया जाएगा। जिसका रैंक जितना कम होगा उसके हिसाब से वो आगे रहेगा और बाकी पीछे रहेंगे। तो क्या होगा कि सबका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे नॉर्मल काउंसलिंग में होता है ना फर्स्ट और सेकंड राउंड में, उसी तरीके से वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स का काउंसलिंग होगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर जो बच्चे का अच्छा रैंक है, मतलब कि कम रैंक है, तो उनको एक टेबल पे भेज दिया जाएगा और वहाँ पे टेबल पे कुछ काउंसलर्स होंगे, वो उनसे पूछेंगे कि बताइए कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो बोलेंगे कि हमको ये कॉलेज चाहिए, हमको नर्सिंग चाहिए, या फिर हमको एग्रीकल्चर चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ किसी भी तरह का कोर्स बोल सकते हैं। और अगर उस कोर्स के अकॉर्डिंग कोई भी कॉलेज में सीट वगैरह खाली होगा तो उसको स्टूडेंट को उसी समय पे एट द टाइम उसको सीट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसका वहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा। बट यहाँ पे कैच ये है कि अगर जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे वैसे वैसे सीट भी घटता जाएगा। तो अगर मान लो कि सारे सीट खत्म हो गए तो जितने भी बाकी के बच्चे होंगे ज़्यादा रैंक वाले, उनको सीधा घर भेज दिया जाएगा, तो उनको सीट नहीं मिल पाएगा। और इसमें यह होता है कि यूआर का एक दिन रखा जाता है, फिर एससी का रखा जाता है। अगर यूआर का सीट खत्म हो गया तो ऐसा नहीं होता कि एससी वालों का सीट यूआर को दे दिया जाए। यूआर का सीट यूआर वाले के पास ही रहता है, और अगर यूआर का सीट खत्म हो गया तो यूआर के लिए फिर नहीं है, फिर वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, फिर उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर एससी के लिए अगर बचा है सीट तो एससी वाले ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मॉपअप का राउंड चलता है। तो भाई इसमें ऐसा होता है कि अगर एससी कैटेगरी कोई लड़का है वो यूआर में भी जाके पार्टिसिपेट कर सकता है।
क्योंकि यूआर सारे कैटेगरी के लिए वैलिड होता है। यूआर वाले दिन सारे बच्चे जा सकते हैं और वहाँ पे उस मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक। हाँ, अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और एक और बात कि चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं हम लोग। और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आए तो, और कमेंट में अपनी राय, फीडबैक या फिर जो भी क्वेरी आपकी हो वो ज़रूर से ज़रूर डालना, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये शहनवाज भाई हैं और मैं जायद हूँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।